हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे और उसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो आज का टॉपिक होगा हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ फ्री पार्टिकल्स इन 3D। और कल हम लोग क्या देखे थे, कल हम लोग देखे थे नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ फ्री पार्टिकल इन 1D। आज क्या है, वो 1D ना हो के 3D है। मतलब क्या है, उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस लेंगे और मोमेंटम का भी तीनों एक्सिस लेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों एक्सिस लेंगे। ठीक, आपके सिलेबस में तो 2D नहीं है, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप सेम टॉपिक अपने कॉपी में ट्राई करिएगा। नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ फ्री पार्टिकल इन 2D। 1D में करा दिया, 3D करा दिया, दोनों आपके सिलेबस में है। 2D आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए आप 2D केस लीजिएगा। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेकर और पी एक्स और पी वाई कोऑर्डिनेट लेकर क्या करिएगा, कोशिश करिएगा नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट निकालने का। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे उसको। क्या 2D केस में अगर कोई पार्टिकल फ्री है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो उसका एसेसिबल माइक्रोस्टेट, ठीक, जरूर कोशिश करिएगा। ओके, तो देखिए इस टॉपिक पे अप्रोच करने के पहले मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे। जो टॉपिक मैं लिखा हूँ यहाँ इस टॉपिक के अंदर, फेज स्पेस वॉल्यूम, इसका यूज होगा इस टॉपिक में। इस वजह से पहले मैं ये टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ कि फेज स्पेस वॉल्यूम होगा क्या। अभी तक जो हम फेज स्पेस वॉल्यूम देखे हैं, निकाले थे हम लोग टाउ इक्वल टू क्या था, v इंटू गामा था। तो अब हम निकालेंगे कि इस गामा का वैल्यू क्या होता है, इस गामा का वैल्यू क्या होता है। और एक चीज़ और अपने दिमाग में रखिएगा, कल मैं इसके आगे एक और लिखा था, फेज स्पेस डायग्राम लिखा था। आपको अगर याद होगा तो इसके आगे कल मैं फेज स्पेस डायग्राम भी लिखा था, लेकिन आज फेज स्पेस डायग्राम नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आज हम लोग का जब पार्टिकल का मोशन 3D में है तो 3 एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए, 3 एक्सिस ये हो गए, और इन तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया। तो आज का जो हम लोग का स्पेस होगा वो 6 डायमेंशनल स्पेस होगा, जिसको इस बोर्ड पे ड्रा करना और समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आज मैं फेज स्पेस डायग्राम नहीं लिखा हूँ। ठीक, आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वास्तव में 6 डायमेंशनल स्पेस क्या करना, इमेजिंग करना पॉसिबल नहीं है। बताए थे आपको कि जो हम लोग का माइंड है किस डायमेंशन पे प्रोग्राम्ड है, वो 3D डायमेंशन पे क्या है, प्रोग्राम्ड है। 6D डायमेंशन पे क्या है, प्रोग्राम नहीं है। ठीक, तो इस वजह से आज फेज स्पेस डायग्राम हेडिंग में नहीं डाला हूँ। ये चीज़ आप अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ से देख रहे होंगे, दोनों में अंतर एक है कि फेज स्पेस डायग्राम आज के लेक्चर में नहीं है। क्यों, क्योंकि 6D फेज स्पेस डायग्राम वो भी बोर्ड पे एक प्लेन में ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब देखिए हम लोग गामा का वैल्यू लिखेंगे। मतलब गामा बोले तो ये फेज स्पेस वॉल्यूम निकालेंगे और देखेंगे कि गामा का वैल्यू क्या आ रहा है, उसको पुट करके टोटल टाउ का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, इस गामा के वैल्यू को देखेंगे कि वास्तव में इस गामा का वैल्यू क्या होता है। अभी तक जो हम गामा का वैल्यू देखे थे, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड करके क्या कर दिए थे, डिफाइन कर दिए थे। लेकिन आज इसको एक दूसरे टर्म में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, तो मान लिए लेट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड विद द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन मोमेंटम स्पेस। मान ले रहे हैं कि मोमेंटम स्पेस है, उसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक, एक क्या हो गया, पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, उसके आगे क्या मान रहे हैं, एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाएगा फिगर बनाएंगे। फिर क्या लिखे हैं, सपोज पी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। अब मान ले रहे हैं एक आर्बिट्रेरी वैल्यू पी एम, ये क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है किसका, मोमेंटम, किसका मोमेंटम, पार्टिकल के मोमेंटम का। ठीक, इन द सिस्टम, जो सिस्टम में पार्टिकल है उसके मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी एम है। ठीक, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे कुछ एजम्पशन ले रहे हैं, मान ले रहे हैं लेट अस ड्रा अ स्फीयर
विथ सेंटर ओ। क्यों स्फेयर कर रहे हैं? क्योंकि अगर पी एक्स पी वाई रहता तो जो हम ड्रा करते थे क्या होता, सर्किल बनता, लेकिन अब 3 कोऑर्डिनेट है ना, तो क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा, मतलब एक फुटबॉल बनेगा। ठीक, फुटबॉल क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना, तो कुछ वैसा ही स्पेस हम लोग का बनेगा। ठीक, तो अब देखिए, लेट अस ड्रा अ स्फेयर with center O and the radius h pm, then all the points lying in the sphere will have their momenta। मोमेंटा मतलब क्या, जितने भी मोमेंटम होंगे, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता है, तो जितने भी पार्टिकल्स के मोमेंटम होंगे, जो जो वैल्यू होगा सब कुछ क्या करेंगे, लाई करेंगे। एक से ज़्यादा वैल्यू मोमेंटम हो सकते हैं उस स्फेयर में, 0 से लेके pm तक के बीच, इसीलिए मोमेंटा लिख दिए हैं। ठीक, और इसके आगे देखिए देयर लिखा गया, देयर मोमेंटा। ठीक, मोमेंटा क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम। ओके, लाइन बिटवीन ओ एंड पीएम। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक स्फेयर यहाँ से ड्रा करने का कोशिश करेंगे। मान ले रहे हैं ये क्या आपका पी एक्स है, इसको पी वाई मान ले रहे हैं, और क्या मान ले रहे हैं, इसको पी जेड एक्सिस मान ले रहे हैं। ठीक, तो जब इसको 3 एक्सिस मान लिए, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज योर पी जेड, लेकिन हम तो ड्रा कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको तिरछा करके ऐसे दिखा दिया है। एंड हियर ओ इज द ओरिजिन। अब क्या कर रहे हैं, इस स्फेयर जब ड्रा कर रहे हैं तो ओ ये क्या काम करेगा, एक सेंटर का काम करेगा। ठीक, अब देखिए स्फेयर अभी 3D ड्रा करने में बोर्ड पर हालत ख़राब हो जा रही है। अगर वास्तव में देखा जाए तो सर्किल लग रहा है, लेकिन हम तो ऐसे मानते हैं ना कि इसको लेके अब पूरा ऐसे एरिया ऑक्यूपाई किया होगा, थोड़ा सा बोर्ड के बाहर है, थोड़ा सा बोर्ड के अंदर, तो स्फेयर एज्यूम कर ले रहे हैं। अब 6D ला दें और 6 व 6 क्या आपस में परपेंडिकुलर हो, हालत ख़राब हो जाएगा सोचने में उसको। ठीक, तो 3D में ही हालत ख़राब हो जा रहा है, तो 6D सोचने में सोचिए कितना हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से आज फेज स्पेस डायग्राम हेडिंग नहीं डाले हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, ओ इज़ द ओरिजिन। अगर पी एक्स पी वाई पी जेड लगाए हैं, अब स्फेयर ड्रा कर दिए हैं, तो ओ क्या काम करेगा, यही सेंटर का काम करेगा। ठीक, और ये मान ले रहे हैं आपका क्या है, जो इसका रेडियस है वो क्या है, पी एम है। अब जो स्फेयर बनेगा, अब ओ को सेंटर मान के जो एक गोला बन रहा है, ये पूरा गोला, इसी के अंदर क्या, इस गोले का क्या है, रेडियस पीएम है, मतलब मैक्सिमम मोमेंटम रेंज लेके, मैक्सिमम मोमेंटम का वैल्यू लेके हम क्या किए हैं, एक गोला तैयार किए हैं, एक स्फेयर तैयार किए हैं, और इसी स्फेयर में, इसी गोले में क्या होगा, पूरा का पूरा मोमेंटम का वैल्यू होगा, और उसका रेंज क्या होगा, बिटवीन 0 टू पीएम कहिए या बिटवीन 0 टू पी कह सकते हैं। ठीक, तो वो क्या होगा, बिटवीन 0 टू पी होगा। ठीक, अब देखेंगे इस मोमेंटम स्पेस का एसेसबल वॉल्यूम कितना होगा, इसको देखा जाएगा। ठीक, तो देखा जाएगा एसेसबल वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके वॉल्यूम को निकाला जाएगा, तो लिखेंगे द मोमेंटम वॉल्यूम एसेसबल टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम में कितना एसेसबल मोमेंटम वॉल्यूम होगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हैविंग रेडियस पी एम, तो उस स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा जिसका रेडियस क्या है, पी एम है। तो अब मोमेंटम इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेगा, द मोमेंटम स्पेस, एक वर्ड और कर लीजिए, द मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम एसेसबल टू द सिस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हैविंग रेडियस पी एम। ये क्लियर है आपको। तो अब गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, अगर स्फेयर का रेडियस आर है, तो जो उसका वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब यहाँ रेडियस क्या है, पीएम है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, पीएम क्यूब हो जाएगा। ठीक, पीएम का जहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम्स है। ओके, तो अब देखिए देयरफॉर फेज स्पेस हम लोग हेडिंग डाले थे, फेज स्पेस वॉल्यूम, तो फेज स्पेस वॉल्यूम क्या होगा, टाउ इक्वल टू वी, मतलब पोजीशन स्पेस वॉल्यूम इनटू मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू 4/3 पाई पीएम क्यूब ये, और मल्टीप्लाइड बाई वी। ठीक, तो ये इक्वेशन बताता क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम। ये टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम हो गया अवेलेबल टू द सिस्टम, जो सिस्टम के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा, ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम क्या हो, वी हो, और मोमेंटम रेंज क्या हो, 0 से पीएम हो। ठीक, ये फार्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे, इस वजह से इसको यहाँ निकलवाए हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट यूज करते तो शायद आप वहाँ सनक जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो आप सनके ना, इसके वजह से ये फार्मूला मैं पहले निकलवा दिया हूँ। ठीक, अब इसी का इसमें यूज करूँगा। ठीक, तो पता चल गया
कि फेज स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, अगर सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो, वी हो, मतलब पोजीशन स्पेस वॉल्यूम वी हो, और जो सिस्टम का मोमेंटम रेंज है वो 0 से pm हो या 0 से p आप कहिए, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो क्या होता है, जो फेज स्पेस वॉल्यूम टाउ होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई pm³ इंटू v, मतलब पोजीशन स्पेस के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये इंटू द वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दिस इज द फेज स्पेस वॉल्यूम फॉर अ सिस्टम। ओके, अब इसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब क्या करेंगे, अपना ये टॉपिक डिराइव करेंगे। तो ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में अब इस टॉपिक में हम लोग चलते हैं और देखेंगे कैसे इसकी शुरुआत करना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए जो हम लोग का मेन हेडिंग है उसको देखा जाएगा, नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ फ्री पार्टिकल इन 3D। अब इसके लिए अब हम लोग अपना जो तैयारी उसको करेंगे, मतलब इसके लिए अब चीज़ों को डिराइव करेंगे। ठीक, तो देखिए फ्री पार्टिकल है, तो इसका मतलब उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। जब उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो इसका मतलब जो पार्टिकल में टोटल एनर्जी रहेगी वो किसके वजह से रहेगी, बस काइनेटिक एनर्जी के वजह से रहेगी। ये चीज़ कल भी हम लोग देखे थे। ठीक, तो अब कुछ स्टार्टिंग में कुछ एजम्पशन लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m। मान ले रहे हैं कि एक फ्री पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, इन अ फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम v, और वो क्या है, किसी एक फेज स्पेस में है जिसका वॉल्यूम क्या है, v है। ठीक, देयर आर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट qx, qy, qz। ठीक, फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम, आप इसको ऐसे कर लीजिए, फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम टाउ कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग पीछे टाउ करके वॉल्यूम पढ़े थे, ठीक ना। तो फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम टाउ, अभी फेज स्पेस वॉल्यूम देखे थे, टाउ के बराबर आया था, टाउ कर लीजिए आप। ठीक, अब क्या होगा, देयर आर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखिए उन पोजीशन कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिए, आप चाहें तो dx, dy, dz भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, qx, qy, qz लिख दिए हैं। ठीक, dx, dy, सॉरी x, y, z की जगह क्या लिखे हैं, qx, qy, qz लिखे हैं। आप चाहें यहाँ पे तो x, y, z भी लिख सकते हैं। ठीक, एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, कौन कौन से, px, py, pz, और क्या होंगे, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, कौन कौन से, px, py और pz होंगे। क्लियर, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सिंस द पार्टिकल इज फ्री देयरफॉर द टोटल एनर्जी इन द पार्टिकल विल बी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। चूँकि पार्टिकल फ्री है इसलिए जो टोटल एनर्जी होगा पार्टिकल का वो बस उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा, एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज, अर्थात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m। आप एक चीज़ चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v। नहीं अगर ऐड करने मन ना ऐड करिए, वो अंडरस्टूड रहता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम टाउ। ठीक, तो ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। ठीक, ये भी यूज करना था, भी में बताया नहीं था, तब भी जब वहाँ बता दिए हैं कि मूविंग विथ वेलोसिटी v, तब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी वहाँ पे नहीं बताए रहते तब आप इसको लिखने के बाद लिख दीजिएगा, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है चीज़। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, ऐसे लिख लिए होंगे, इसमें ऐड करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो इसको लिखने के बाद यहाँ बता दीजिएगा, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, मैं उसको पहले बता दिया तो इस वजह से अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिख सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे क्या करें, m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये m² v² और ये m हो जाएगा। कल बताए थे एक जगह p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। ठीक, तो mv² लिखा था यहाँ पे, तो एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो m² v² हो जाएगा, p² लिख लेंगे। लेकिन जब ऊपर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इक्वलिटी क्या होगा, बिगड़ जाएगा, इसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा इक्वेशन का। तो इस वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या कर दिए, कुछ ऐसे लिख दिए। ठीक, तो अब जो यहाँ से एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी E, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv² अपॉन m, और mv का वैल्यू क्या होता है, p² के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, p² बाई m।
तो ये क्या हो गया, जो ई का वैल्यू होगा क्या होगा, हाफ p² के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक इक्वेशन को ही मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक, या ऐसे इक्वेशन फर्स्ट में इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे हम, यहाँ से इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, इसके आगे लिख ले रहे हैं p² क्या हो जाएगा, p² 2me, इट्स इम्प्लाइड दैट p √2me। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक, p √2me को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे। अब चूंकि हमको क्या करना है, एसेसुअल माइक्रोस्टेट पे चलना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल निकालना। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको पहले क्या करना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना है, और वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जब निकल जाएगा तो उससे एसेसुअल माइक्रोस्टेट निकालना, जैसे कल हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाले थे। ये चीज़ आपको क्लियर। तो जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल कहते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ फेज सेल निकालने की रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग का, फेज स्पेस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक फेज सेल का वॉल्यूम। कल सिखाए थे ना कि दीवार में इतना ईंट लगा है तो पूरे दीवार का जो क्या है एरिया, उसके कल एरिया की बात कर रहे थे क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट था और एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। वैसे ही आज क्या करना है, फेज स्पेस का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उस वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, एक यूनिट फेज सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ फेज सेल निकल जाएगा। और यही जो नंबर ऑफ फेज सेल होगा उसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक, इन द सिस्टम। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखे कि द साइज ऑफ फेज सेल इज गिवन बाई डी टाउ इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट इनटू मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो देखिए डी क्यू एक्स स्मॉल, देखिए डी टाउ लिए हैं इसलिए डी क्यू एक्स लेना पड़ेगा, डी क्यू वाई लेना पड़ेगा, डी क्यू जेड लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड भी ले सकते हैं। ठीक, इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हो गया। अब एक एक को क्या किए, इसके साथ रखते चले गए क्योंकि हमको साइज पे बात करना है। ऐसे क्या किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या किया, अटैच कर दिए। तो डी क्यू एक्स इंटू डी पी एक्स हो गया और डी क्यू वाई इंटू डी पी वाई हो गया और डी क्यू जेड इंटू डी पी जेड हो गया। ठीक, जहाँ पे क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्या है, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट है। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, एच कट के बराबर होगा, एच कट के बराबर होगा, एच कट के बराबर मतलब एच कट क्यूब होगा। और देखिए आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन होगा, जो ये एच कट होता है ये h/2 पाई के बराबर होता है। तो जब एच कट क्यूब लिखेंगे तो एच क्यूब अपान 2 पाई मतलब 8 पाई क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए 1/8 पाई क्यूब और जो h का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर क्या होता है, 34 के आसपास होता है। ठीक, तो जब इसके वैल्यू में क्या करेंगे, इस वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। मतलब 1/8 पाई क्यूब का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा। एक का देखिए 1 का 8 इंटू 22/7 22/7 22/7 पार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, बहुत छोटा हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, एच कट जो होगा, एच कट क्यूब जो होगा वो एच क्यूब के आर्डर का हो जाता है। जनरली जो एच कट क्यूब होगा वो एच क्यूब के आर्डर का हो जाता है। इस वजह से किसी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एच क्यूब मिलेगा। इससे कंफ्यूज ना होइएगा, बस दिमाग में रखिएगा कि जब इस स्केल पे जाएंगे तो 1/8 पाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो जनरली क्या होगा, एच कट क्यूब एच क्यूब के कंपेरेबल हो जाएगा। इस वजह से किसी बुक में एच क्यूब भी ले लिया है इसके बराबर। ठीक, तो वहाँ से आप कन्फ्यूज ना होइएगा। ओके, अब देखिए ये साइज ऑफ फेज सेल निकल गया। अब क्या निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस व्हेन द पार्टिकल एनर्जी लाई इन द रेंज 0 to E एंड इट्स मोमेंटम लाई बिटवीन द रेंज 0 to P। अब देखिए जो पीछे अभी फेज स्पेस वॉल्यूम निकाले थे उसमें 0 to PM कहे थे मोमेंटम रेंज, लेकिन अब 0 to P कर रहे हैं तो जहाँ पे वहाँ PM था वहाँ पे इसके जगह P यूज करेंगे। ठीक, तो अब टाउ क्या हो गया,
6 बार इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट है, 6 डायमेंशन हम लोग का फेज स्पेस है, तो इस वजह से 6 इंटीग्रेशन साइन डी टाउ, और डी टाउ का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए निकालने उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, एक पास रख लेंगे, 3 इंटीग्रेशन लगा के, 3 जितना डिफरेंशिएशन का साइन उतना इंटीग्रेशन रहेगा, तो 3 डिफरेंशिएशन का साइन है तो 3 इंटीग्रेशन रहेगा, और फिर 3 डिफरेंशिएशन का साइन है तो 3 इंटीग्रेशन इसके साथ रहेगा। ठीक, अब मान ले रहे हैं कि जो ये फेज स्पेस वॉल्यूम है वो भी है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पी क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे 0 to p रेंज माने हैं, इस वजह से पी क्यू हो जाएगा, वहाँ 0 to pm माने थे इसलिए pm क्यू। तो आप फ्री हैं, चाहे pm मानिए चाहे p मानिए। ठीक, अब देखिए गामा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, इसको अभी हम लोग पीछे डिफाइन किए हैं। ठीक, और ये भी लिख सकते हैं एंड आल्सो, मान सकते हैं एंड आल्सो, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख लीजिएगा, 3 इंटीग्रेशन साइन, और क्या लिखिएगा, डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड जो होगा भी के बराबर मान लीजिएगा। ठीक, तो ये देखिए ये वैल्यू मिल गया, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आया, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, साइज ऑफ फेज सेल निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ फेज सेल निकालना है। साइज ऑफ फेज सेल मिल गया और फेज स्पेस का वॉल्यूम मिल गया, तो नंबर ऑफ फेज सेल निकालना है तो उसको निकाला जाएगा। ठीक, देखिए कितना आसान आसान टॉपिक है ये सब। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेज सेल, फेज स्पेस सेल या फेज सेल जो लिखिए दोनों बात है कि, या सेल लिखिए तब भी वही है, फेज सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, या ऐसे आप लिख सकते हैं साइज ऑफ वन फेज सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं साइज ऑफ वन फेज सेल, जो लिखना हो, साइज या वॉल्यूम दोनों चीज़ देखिए। जो सेकंड इक्वेशन हम लोग निकलवाए थे उसको आप साइज ऑफ फेज सेल कर सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ फेज सेल कर सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। चलिए मैं वॉल्यूम ही लिख देता हूँ, इसको पीछे मैं बता चुका हूँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे तो अलग अलग बुक में, या कॉलेज जाते होंगे तो कॉलेज वाले सर हो सकता है वॉल्यूम जगह साइज बताते हो, या हो सकता है मैं किसी वीडियो में साइज बताऊँ, किसी में वॉल्यूम बताऊँ, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल। तो अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 और 3 को यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये जो साइज ऑफ फेज सेल है, अगर इसको ऐसे दिखाएं, फाई ई से लिखें, ये क्या है, फाई ई। ठीक, फाई ई से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, एनर्जी का फंक्शन होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, जो फाई ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो v इंटू 4/3 पाई पी क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल एच कट क्यूब, या एच क्यूब जो लिखिए। कैसे ये मिला, लिख देंगे बाई यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को यूज करने पर हमको ये मिला। ठीक, यही जो नंबर ऑफ फेज सेल है इसी को नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी कहते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल। आगे एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बिटवीन एनर्जी रेंज 0 to E। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या ये बता सकते हैं, ऐसे देखिए फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v 4/3 पाई, अब p के जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगा, p इक्वल टू क्या था, √2m था। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2m के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए p के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2m के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, एच कट क्यूब रहेगा। क्लियर है, तो ये देखिए आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ऐसे आप लिख सकते हैं, विच इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बिटवीन द एनर्जी रेंज 0 to E।
एनर्जी रेंज 0 to E में क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, या आप यहाँ माइक्रोस्टेट के बगल में ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ORR फेज सेल। ठीक, इसको फेज सेल भी लिख सकते हैं। ठीक, कल समझा दिए थे टोटल वॉल्यूम में एक फेज स्पेस के वॉल्यूम से क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेज सेल मिल जाता है। कल ये वीडियो में बताए थे, तो वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक, और ये कैसे मिला, यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बताए थे क्या था, P = √2m था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि फ्री पार्टिकल के केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल होता है वो एनर्जी के किस पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो E के पावर 3/2 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, एक अभी और बनेगा जब हम लोग एसेसबल माइक्रोस्टेट निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से अगर लिखा जाए एसेसबल माइक्रोस्टेट कितने होंगे, तो हम लोग का जो टारगेट क्या है, एसेसबल माइक्रोस्टेट निकालना। एसेसबल माइक्रोस्टेट क्या होता है इसको मैं बता ही चुका हूँ। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट्स इज गिवन बाई। अब देखिए मैं कुछ यहाँ नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, तो आप उसे कन्फ्यूज ना होइएगा। क्या यूज़ करूँगा, ओमेगा ई, जहाँ ओमेगा क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट होता है, जो एनर्जी का फंक्शन होगा। देखिए ये भी एनर्जी का फंक्शन है। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, कर्ली फाई ई ओवर कर्ली ई इंटू डेल ई के क्या होता है, बराबर होता है। ये कल बताया था। ठीक, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक, अभी तक 3 इक्वेशन लिखे हैं, इसको चौथा इक्वेशन मान लें, तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो हमको क्या मिलेगा, एसेसबल माइक्रोस्टेट मिलेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे, इसके नीचे जो लिखना मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन, इसको अगर 5 बना दें, इन इक्वेशन 5 कामा वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से जो ओमेगा ई होगा, आप ओम ई भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये किसके बराबर होगा, कर्ली ओवर कर्ली ई, और फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है फाई का वैल्यू, फाई का जो वैल्यू है क्या है, V 4/3 पाई 2me के पावर 3/2 अपान एच कट। ठीक, ये इसका वैल्यू है। ओके, अब सब इरेज कर देते हैं, साफ कर दे, पहले जगह बनाए डिफरेंशिएट करने के लिए। बस एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद हम लोग का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा ई जो होगा ये किसके बराबर होगा। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डेली भी है। ठीक, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या है, कांस्टेंट है, 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट, बस e क्या होगा आपका। अब देखिए ये कांस्टेंट हम लोग देख लिए, कौन कौन सा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2me जो इसके पावर क्या है 3/2, और h कट के वे सब कांस्टेंट है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v को बाहर कर लिए, v बाहर हो गया, 4/3 को बाहर कर लिए, ठीक, पाई को बाहर कर लिए, और 2me के पावर 3/2 करके इसको बाहर कर लिए, और नीचे क्या रहेगा, h कट क्यूब रहेगा, तथा अब क्या हो जाएगा, करली ओवर करली e, और यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा डेल e हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ओमेगा ई ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, 4/3 पाई 2 के पावर 3/2 लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, m के पावर 3/2 लिख रहे हैं, और नीचे h कट क्यूब लिख रहे हैं। अब इसको अरेंज कर दिया जाएगा, और e के पावर 3/2 है, तो 3/2 - 1 हाफ पावर बचेगा, और 3/2 नीचे आ जाएगा, नीचे उतर गया, और यहाँ e के पावर क्या होगा, हाफ बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक पावर लेस होता है, और ये क्या हो गया, डेल e हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक अब देखिए 2 के पावर 3/2 है, चाहे ऐसे इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए 2 से क्या होगा, इस 4 में भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा जब डिवाइड करेंगे।
तो अब क्या बचेगा, जो ओमेगा ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v। और ये देखिए क्या है, 2 के पावर 1 है और ये क्या है 3/2 है। इसको ऐसे भी हम चाहे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ये 2 के पावर 1 और इंटू 2 के पावर हाफ, जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2। तो इसी क्या कहते हैं, 2 के पावर 3/2 कहते हैं। तो इसका मतलब 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एक ऑलरेडी है और 2√2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4√2। ये क्या हो जाएगा 4√2 हो गया। और m के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो गया h³ और e के पावर क्या हो गया हाफ और ये क्या हो गया ΔE। ठीक, इस तरीके से ये हम लोग का नंबर ऑफ एसेसुअल माइक्रोस्टेट निकल गया। इसको जल्दी आप नोट करिए। ठीक, एक टर्म देखिए पाई छूटा हुआ, पाई भी यहाँ नोट कर लीजिएगा, v के बगल में पाई लिख देते हैं। ये पाई देखिए छूटा है तो क्या हो जाएगा v पाई 4√2। 2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, 2 से 2 अरे 4 कैंसिल, जब डिवाइड किए थे 2 से तो 2 बचा था और 2 के पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4√2 हो गया, m के पावर 3/2 e हाफ ΔE अपॉन h³। इस तरीके से नंबर ऑफ एसेसुअल माइक्रोस्टेट निकल गया। किस केस में, अगर कोई पार्टिकल फ्री है और उसका एनर्जी क्या है 0 to e के बीच में है, मतलब उसका एनर्जी रेंज 0 to e के बीच में है और वो 3 डायमेंशनल मोशन में है। तो ठीक, मतलब 3D में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसेसुअल माइक्रोस्टेट की एनर्जी के किस पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो e के पावर हाफ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। देखिए बाकी ये सब टर्म तो कांस्टेंट है। क्लियर है, इसको कोशिश आप करिएगा कैपिटल भी ऐसे कुछ, मतलब अगर वेलोसिटी वहाँ स्मॉल भी लिखे होंगे तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ ये ना बनाएगा, अपने हिसाब से आप उसको डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। या स्मॉल भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना अंदर जाकर डीपली कॉपी नहीं चेक होता है। ठीक, तो ऐसे क्या हो गया, बस आप बता दीजिएगा कि ये भी वालू वहाँ बता ही दिए हैं, तो जो सिंबल वहाँ बनाए रहेंगे उसी को यूज करिएगा। ओके, तो अब इस तरीके हम लोग क्या देखें कि एसेसुअल माइक्रोस्टेट अगर फ्री पार्टिकल 3D में है तो e के पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। और कल देखे थे कि अगर वो क्या है 1D में है तो e के पावर -हाफ के प्रोपोर्शनल होता है। अब अलग अलग एनर्जी के वैल्यू पे अलग अलग एसेसुअल माइक्रोस्टेट का क्या होगा, 0 से e के बीच में एनर्जी है पार्टिकल का, तो e और 0 से e के बीच में अलग अलग एनर्जी के वैल्यू पे अलग अलग एसेसुअल माइक्रोस्टेट का क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आज हम लोग एसेसुअल माइक्रोस्टेट भी देख लिए फॉर अ फ्री पार्टिकल इन 3D। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।